यहाँ देखो, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पूरे सिलेबस को डिटेल करेंगे, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चाहे आपका पहला पेपर हो, पेपर 1 के लिए हो, पेपर 2 के लिए हो, जैसे मान लीजिए कि आप सहायक शिक्षक की तैयारी करें और सहायक शिक्षक का, दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है अगर मैं सीडीपी के टर्म्स में भी बोलूँ तो। लेकिन आप अगर देखते हैं कि सहायक शिक्षक में बुद्धि वाला टॉपिक नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, देखियो कि नहीं देखियो, चलो अभी देखेंगे। फिर उसके बाद वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताते चलूंगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, फिर उसके बाद मैं लास्ट में बात करूंगा कि आपके सिलेबस में 7 पॉइंट में आपके सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्या क्या आपको दिखेगा, बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान दिखेगा, दूसरा दिखेगा हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, फिर सहायक शिक्षक दे रहे हैं तो पर्यावरण 20 नंबर का, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान रहेगा ही रहेगा, और दूसरे में क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन हो जाता है, पर्यावरण की जगह क्या हो जाता है, सामान्य अध्ययन हो जाता है शिक्षक के सिलेबस में। तो उसको डिटेल करेंगे। तो यहाँ तक देखो, पहले हम लोग क्या समझेंगे, जब भी हमारा सिलेबस होगा या कोई भी तैयारी आप करो तो सबसे पहले उसका क्या होना, पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस का, तो अगर आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक की, तो आपके सिलेबस में 7 पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा, एक तो सीडीपी रहेगा, सहायक शिक्षक में ये एक सीडीपी रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, कंप्यूटर, और एक है सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान करके लिखा है। तो ये 7 हिस्से में है, जिसमें से मेरा हिस्सा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका सीडीपी वाला रहेगा। रायपुर ब्रांच से चल रहा है ना क्लास। शिक्षक की अगर मैं बात करूं तो शिक्षक का सिलेबस में देखो कहां पर चेंज आएगा, एक सीडीपी सेम रहेगा, दूसरा रहेगा हिंदी, थर्ड रहेगा क्या, अंग्रेजी, फोर्थ में यहां पर देखते हैं क्या होगा, आपका गणित लिखा होगा, व विज्ञान, गणित और विज्ञान। फिर यहां पर आप देखेंगे यहां लिखा होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, अगेन सेम, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान। तो कहां पर चेंज आ रहा है, बस एक यही वाला पॉइंट पे चेंज आ रहा है। तो सहायक शिक्षक वालों को क्या करना पड़ता है, सहायक शिक्षक को क्या देखना पड़ता है कि पर्यावरण देखना पड़ता है 20 नंबर का अलग से, और सामान्य अध्ययन में शिक्षक में सामान्य अध्ययन पढ़ना पड़ता है। अब सामान्य अध्ययन तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही किसी भी हालत में, क्योंकि सामान्य ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हर सेक्शन शामिल होता है। चाहे आप अगर मान लो आप ये दे रहे हैं, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, संविधान से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, फिर आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमी से उतना क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये दोनों से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, ये पूरा सिलेबस है आपका। अब मैं कौन से सिलेबस को पूरा डिटेल में बताऊंगा, सीडीपी वाले, ठीक है, दोनों को ही हम लोग साथ में देखेंगे। तो देखिएगा, पहला जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। एंड पेडागोजी। तो पूरे सिलेबस को हम कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे, 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट आप याद रखिएगा, हमको समझना है क्या, मनोविज्ञान क्या है।
सबसे पहला क्या है, मनोविज्ञान क्या है। ये सिलेबस को लिखना भी आप लोग को याद भी होना चाहिए ना, सिलेबस ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला है मनोविज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, साइकी प्लस लॉगस। किसने, कौन कौन बोलते हैं साइकी प्लस लॉगस, गैरिट है ना, आत्मा करके तोड़ा था, और पंपोलॉजी करके उन्होंने तोड़ा था मन करके। तो दो भाग में टूटता है। तो जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, इसका इतिहास क्या समझेंगे। तो इसके इतिहास में मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, मानवों का अध्ययन। सिंपल, अगर सरल बात बात में बोलूं कि मानव को कैसे आप अध्ययन कर सकते हैं, मानव के बारे में आप उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि स्वभाव कैसे आगे जाके कैसा काम करेगा, तो उसके लिए कौन सा विषय है, मनोविज्ञान। फिर इतिहास में क्या बताया गया है, किस चीज का अध्ययन करने हैं मानव के। तो पहले पहले क्या कहानी निकली थी, आत्मा। आत्मा के बाद आया मन, मन या मस्तिष्क। फिर आया क्या, चेतना, कॉन्सियसनेस। और फिर आया कौन सा, तो व्यवहार। व्यवहार लास्ट में क्या बोला जाता है, मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन है। मनुष्य को जानने के लिए क्या है ये, व्यवहार का अध्ययन। तो ये पूरा इतिहास जानेंगे। इतिहास जानने के बाद हम लोग देखेंगे संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय कई सारे हैं, तो 8-9 तो मैं खुद बताऊंगा आपको संप्रदाय। तो इस संप्रदाय में क्या क्या शामिल रहेगा वो देखिएगा। इन संप्रदायों में क्या क्या शामिल रहेगा, जैसे आप पढ़ेंगे क्या, संरचनावाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद संप्रदाय। जैसे संरचनावाद में आप एक व्यक्ति का नाम पढ़ोगे जिसका नाम रहेगा विलियम वुंड। नाम सुने हैं? मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कहलाते हैं विलियम वुंड। सेकंड जो है वो कौन है, कार्यवाद। तो कार्यवाद वाले कौन है, तो इसमें आप विलियम जेम्स और जॉन डीवी का नाम सुनेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, इसी में आते हैं मैक्स वर्दीमर और 3K, कर्ट लेविन कोफका और कोहलर। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में कौन आते हैं, वॉटसन। व्यवहारवाद में कौन आते हैं, वॉटसन। इसके अलावा भी मैं आपको एक और बताऊंगा, जैसे दो और इंपॉर्टेंट है। एक है मानवतावाद। मानवतावाद या इसको मांग का सिद्धांत के आधार पर भी बोलते हैं, अब्राहम मैस्लो। 5 प्रकार की उन्होंने मांग बताई थी। और एक यहां पर लिख देता हूं, मनोविश्लेषणवाद। क्या देखेंगे, मनोविश्लेषणवाद। ये जो मनोविश्लेषणवाद है वो किसका है, आपका सिगमंड फ्राइड का है। किसका है, सिगमंड फ्राइड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी में से बन जाता है, 3-4 क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। जैसे अभी हॉस्टल वार्डन भी हुआ था, यहीं से एक क्वेश्चन बन गया था। जैसे इलेक्ट्रा ओडिपस, इलेक्ट्रा ओडिपस पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप पढ़ते हो मन के स्तर पढ़ते हो, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, सुने हो ना, है ना, कॉन्सियसनेस, सब कॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस। फिर उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार भी बताए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, सुना होगा आपने, तो सुने हैं ना। अभी हालांकि ये याद नहीं होगा कि किसने एग्जैक्ट बोला है। अभी फिलहाल ये समझिएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सिलेबस में है। दूसरा, आप यहां से हम पढ़ लिए हैं, ये समझ में, ये पहला पॉइंट हुआ सिलेबस का। सेकंड जो होगा वो हम लोग देखेंगे क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या है, इतिहास के बारे में, और वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके पहले पार्ट का दूसरा सेक्शन। अब देखिएगा, थर्ड हमको क्या पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, और इसी बाल मनोविज्ञान में आप क्या देखने वाले हैं, बाल विकास। बाल मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, बाल विकास के बारे में देखते हैं। तो जो बाल विकास है, इस बाल विकास में आप क्या क्या देखोगे, तो सबसे पहले विकास के सिद्धांत या विकास व वृद्धि में अंतर देखते हो आप।
विकास और वृद्धि में अंतर, कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। तो वृद्धि ज्यादा अच्छा है कि विकास शब्द ज्यादा अच्छा है? विकास, तभी तो बाल विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ये तो ग्रोथ बोलना चाहिए था, है ना, चाइल्ड ग्रोथ बोलना था। तो डेवलपमेंट का मतलब ये है, विकास का मतलब ये है कि सभी प्रकार के आयामों को बढ़ना। ग्रोथ का मतलब तो बढ़ना होता है। अगर मैं देखूं बच्चों को, मैं बोलूं बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ हो रहा था मतलब क्या है रहा बच्चा, हाँ शारीरिक, केवल शारीरिक वृद्धि हो रहा है, केवल क्या बोलना है, शारीरिक वृद्धि। और विकास बोलते हैं तब उसमें क्या होता है कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक, नैतिक, सामाजिक सारे प्रकार के विकास हो रहे हैं। ठीक है, सारे प्रकार के गुण बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बाल विकास, मतलब विकास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगला टॉपिक भी होता है क्या, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, फिर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत है, लगभग 12-13 सिद्धांत हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। वन लाइनर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वन लाइनर है और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विकास के सिद्धांत के बाद आप देखोगे विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, अब विकास की अवस्था पढ़ते हैं तो कितनी अवस्था है विकास के, कौन कौन सा, लेकिन सिलेबस में कहाँ से है ध्यान रखना, सिलेबस में आपके गर्भावस्था से भी चालू, गर्भावस्था सही थे जो हमको पढ़ना है वो, लेकिन सिलेबस में याद रखना यहाँ से दिया हुआ है, गर्भावस्था से दिया है, प्री नेटल स्टेज। फिर उसके बाद आ जाएगा कौन सा आपका, शैशवावस्था, इन्फेंसी। शैशवावस्था के बाद आता है आपका बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। और आ जाएगा कौन सा आपका, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। फिर आगे देखिएगा, चार अवस्थाएं याद रखिएगा ना, कितनी अवस्था है, चार। फिर आगे देखेंगे विकास के, अब देखो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, तो इसकी विकास जो विशेषताएं हैं वो भी पढ़ेंगे। अब अवस्था तो पढ़ लिए, अवस्थाओं में क्या क्या विशेषता है वो देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या, कि कोई कोई जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या दिया है, कथन दिया है। मनोवैज्ञानिकों का क्या है, बहुत सारे कथन है, तो कथन को समझना है। और कथन को जानने के बाद क्या है, कुछ कुछ मेजरमेंट, मापन, मैं मापन लिख दे रहा हूँ। मापन का मतलब ये है कि जन्म के समय जो अगर लड़की है तो उसकी हाइट कितनी होगी, लड़का है तो उसका हाइट कितना होगा। फिर उसके बाद बाल्यावस्था में हाइट किसकी ज्यादा होती है, किशोरावस्था में किसकी हाइट ज्यादा होती है, दांतों की संख्या कब कितनी होती है, फिर और मस्तिष्क का भार कितना होता है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो सब इसमें पढ़ना है। तो अभी केवल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं। आपके सिलेबस का जो पहला पॉइंट है ओरल सिलेबस का, तो वो पहला मनोविज्ञान, फिर उसके बाद क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, फिर उसके बाद बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान में हमको बाल विकास के पूरे पॉइंट पढ़ने हैं। तो पहला मैंने बताया विकास और वृद्धि में अंतर, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, और अवस्थाओं में भी ये विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर कथन पढ़ेंगे, फिर मापन पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने के बाद आपके सिलेबस का, पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, विकास के आयाम, विकास के आयाम। विकास के आयाम, तो कितने आयाम हैं, कितने आयाम हैं, देखो आयाम का मतलब ये है, सात ज्यादा हो गया, ठीक है, हाँ चार मुख्य है और दो और अन्य है। ठीक है, क्या होता है आयाम का मतलब, ये समझिएगा, आयाम का मतलब क्षेत्र, मतलब जैसे मेरी हाइट बढ़ रही है तो ये क्या हो गया आपका, शारीरिक विकास हो गया, तो ये एक आयाम हो गया। मैं मानसिक रूप से अच्छा हो रहा हूं तो ये
आपका मानसिक विकास हो गया, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। मानसिक विकास को आपके जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी की भाषा में उसको संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। फिर नैतिक विकास आता है, ठीक है, ऐसे करके संवेगात्मक विकास आएगा। तो इसको आप लोग ऐसा समझिएगा, मैं इसको ऐसा पढ़ता हूँ, ईपीएससी प्लस एमएल, इसको नहीं भूलोगे आप। ईपीएससी ये आपका मुख्य है, ये तो रहेगा ही रहेगा, देखना आप सिलेबस में भी इसको मेंशन किया गया है। ई से क्या होगा याद रखना, ठीक है, इसको डील करते हैं। ई से है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल का मतलब होता है संवेगात्मक विकास। तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, संवेगात्मक विकास के बारे में किसने बताया, मैकडूगल, है ना। विलियम मैकडूगल की बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति को क्या होता है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, और मूल प्रवृत्ति तभी होती है जब उसके साथ उसका क्या हो, संबद्ध होता है क्या, संवेग। तो मूल प्रवृत्ति का मतलब बाह्य जैसे गुस्सा आएगा तो हम लोग को चेहरा लाल हो जाता है ना, ज्यादा जोर से बात करते हैं, तो वो है मूल प्रवृत्ति। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, संवेग, क्रोध का संवेग। फिर पी से क्या होता है आपका, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार का टॉपिक पढ़ते हो, एक इंग्लिश में बता देता हूँ, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल, ये दो। तो पहले बच्चा मतलब स्थूल गतिक कौशल करता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल करता है, हाँ, स्थूल गतिक कौशल मतलब पहले हाथ पैर चलाता है ना। देखो, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, लिखना। एकदम सिंपल से अगर हम लोग को ए लिखना है तो हम लोग को एकदम धीरे से पेन चलाना पड़ता है, तो ये क्या है, सूक्ष्म है। अगर कोई कहीं पर ड्राइंग भर रहे हैं, कहीं पर पेंटिंग बना रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ब्रश क्या करना पड़ता है, धीरे चलाना पड़ता है। स्पेसिफिक काम करने के लिए थोड़ा समय लगता है, हमारे अंगों को नियंत्रण में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। तो बच्चा पहले क्या करता है, जब पेन चलाता है तो क्या करता है, ऐसा पकड़ता है और पूरे दीवार में ऐसा कूद देता है। तो वो जो है वहां पर बड़ा मसल मूव कर रहा है, तो वहां पर क्या है आपका, ग्रॉस कहलाता है। समझ में आया, ठीक है। तो ग्रॉस मसल पहले डेवलप होगा, तो क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ठीक है। तो बच्चा पहले क्या करता है, पेन पकड़ता है और कूदना शुरू करता है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा रहेगा कि वो चित्र बनाता है। तो पहला जो है वो ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल है, सेकंड जो है वो क्या है, फाइन मोटर का एग्जाम्पल है, फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना के देगा वो। नेक्स्ट देखिएगा, एस से याद रखना है आपका क्या, सोशल, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत तीन टॉपिक पढ़ते हैं आप। तीन टॉपिक कौन कौन से उसको समझिएगा। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले आप एक लिंग वाला टॉपिक पढ़ते हो, जेंडर। इसी जेंडर वाले टॉपिक में आपने सुना होगा जेंडर बाइस, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल, है ना, है ना, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात, ये सब इसी में आता है। फिर उसके बाद जो है समाजीकरण पढ़ोगे, समाजीकरण क्या होता है, कैसे होता है, और दो मनोवैज्ञानिकों के थॉट पढ़ोगे। दो मनोवैज्ञानिकों के नाम, जैसे एक है बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए थे इन्होंने। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए हैं। एक छोटी बच्ची होती है, उसको एक छोटा सा डॉल देंगे, बारबी डॉल, और उसको तीन प्रकार की मूवी दिखाएंगे, और फिर बच्ची क्या देखती है, जो भी वो देखती है मूवी में वही वो अपने डॉल में अप्लाई करने की कोशिश करती है। तो वो एग्जाम्पल देते हैं बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, कि कैसे बच्चे समाज से सीख रहे हैं। फिर है एरिक्सन। फिर क्या देखना है, एरिक्सन। तो एरिक्सन क्या बताते हैं, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, साइको सोशल थ्योरी दी थी, जिसमें बताते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन स्तर में आठ आठ हिस्सों में, आठ हिस्से से गुजरता है, विश्वास, अविश्वास, परिश्रम, श्रम, ये वाला आप पढ़ोगे। तो उसमें अपन देखेंगे कहां पर ये वाला, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, एरिक्सन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है, देखो, फिर आएगा सी। सी से क्या हो जाता है आपका, कॉग्निटिव
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास कौन बताते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में? और कोहलबर्ग नहीं बताता। हाँ हाँ, एक आएंगे कौन? पियाजे। पियाजे का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पियाजे का जो थ्योरी है, पियाजे का जो थ्योरी है, जैसे कि एक तो उनके कंपोनेंट पढ़ेंगे पूरे पूरे। कंपोनेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले संगठन क्या है, संगठन या व्यवस्थापन क्या है, फिर उसके बाद अनुकूलन क्या, मानसिक संक्रिया क्या है, उसी मानसिक संक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ते हैं स्कीम क्या होता है और स्कीमा क्या होता है, स्कीम्स और स्कीमा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अनुकूलन। अनुकूलन के अंतर्गत, अडेप्टेशन के अंतर्गत आता है कंपोनेंट में, एक आएगा क्या आपका सम्मेलन, या दूसरे शब्द में कहूं तो समावेशन, और दूसरा कहलाता है क्या समायोजन। समावेशन समायोजन दोनों अलग है। तो एक को बोलते हैं एसिमिलेशन और एक को बोलते हैं एकोमोडेशन। तो वहां पर कैसा क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा जो है वो छोटे मतलब उड़ते हुए चीज को क्या बोल देता है? पतंग है। या कोई भी चीज उड़ता हुआ दिख रहा है उसको क्या बोल देता है? पक्षी है। तो पतंग को भी देखेगा तो क्या बोलेगा? वो पक्षी है, क्योंकि वो उड़ रहा है। प्लेन को भी देखेगा तो क्या दिखता है? वो उसको क्या मान लेता है? पक्षी है। तो वो सही कर रहा है क्या? नहीं, उसके दिमाग में बस एक चीज बसा हुआ है, जो उड़ सकता है वो सब पक्षी है। तो पुराने वाले ज्ञान में नए ज्ञान को सीधा सीधा जोड़ देना, वो क्या कहलाता है? समावेशन, एसिमिलेशन कहलाता है। तो सब इसी में पढ़ेंगे। अब कोई इसको करेक्ट करेगा कि नहीं बेटा ये अलग है ये अलग है करके, तो वो क्या होगा? उसके दिमाग में नया कुछ इंफॉर्मेशन आएगा कि भाई दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों अलग चीज है। तो नया जब ज्ञान आता है संशोधन करने के बाद, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन या समायोजन। फिर ये पढ़ने के बाद इनका पूरा अवस्था पढ़ते हैं। प्याजे का 4 अवस्था, कौन कौन सा? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, 4 अवस्था होती है। फिर यहां पर देखते हैं तो ये वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का क्या कहलाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वो ये जो टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समाज समाज से नहीं जुड़ा हुआ ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद ब्रूनर। ब्रूनर जो है आधुनिक मनोविज्ञानी है, और जीन पियाजे के जगह में आजकल किसको पढ़ा जाता है? ब्रूनर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है। तो कितना हुआ ये आपका यहाँ तक? 4 हुआ। कितना हुआ यहाँ तक? 4। तो ये क्या हो गया आपका? ईपीएससी एमएल। और फिर क्या है आपका? एमएल पढ़ना है। तो एम से याद रखेगा नैतिक विकास, मतलब मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास पर चर्चा किसने किया था? और ये भाषा है ना, मतलब लैंग्वेज है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। भाषा विकास में आप लोग पढ़ते हो ना, आधुनिक भाषा मनोवैज्ञानिक कौन? नाम चोमस्की, नॉम चोमस्की, नाम चोमस्की। और यहाँ पर दो लोग कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सबसे पहले जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो प्याजे ने दिया है, फिर लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। सबसे पहले जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो प्याजे ने दिया है, और प्याजे के कहानी को इन्होंने क्या किया? संशोधित करके बताया, और साथ में एक स्टोरी बता दी। किसकी? हिंज, है ना। हिंज की पत्नी बीमार, मेडिसिन बहुत महंगा, तो उसके बारे में कौन बताते हैं? फिर कोहलबर्ग करके एक्सप्लेन करते हैं इस कहानी को। तो ये पहले पार्ट का एक एक और छूटा है ना, बता देता हूँ। तो ये क्या है? विकास, बाल विकास के अंतर्गत 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसी में आप पढ़ते हो क्या? कारक में एक वातावरण, वातावरण और वंशानुक्रम, हाँ अनुवांशिकता भी बोल सकते। सहायक शिक्षक में इसमें क्या दिया गया है? प्रकृति और पोषण करके दिया हुआ है। प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता और अनुभव। तो ये आपके सिलेबस का क्या है? पहला पार्ट है। ये आपके सिलेबस का क्या है? पहला पार्ट।
और अगर ये टॉपिक खत्म होता है तो आप ये मान के चलेगा आपके सिलेबस का 40% हिस्सा खत्म हो गया है। आपके सिलेबस का 40% हिस्सा ये पहले टॉपिक में कवर हो जाएगा हमारा, क्योंकि जितना भी आप क्वेश्चन देखोगे आपको इसी सेक्शन से आपको मिलेगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपका जो बाल मनोविज्ञान है, तो बाल मनोविज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास में हम लोग क्या देखेंगे, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, इन सब के बारे में जानेंगे। दूसरा देखेंगे कौन कौन सा संप्रदाय है, तो संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद, मनोविश्लेषणवाद, ऐसे क्या होंगे, कई सारे संप्रदाय आएंगे। हर एक संप्रदाय का अलग अलग है। यही मनोविश्लेषणवाद वाला कौन होते हैं, सिगमंड फ्राइड, है ना। सिगमंड फ्राइड क्या बताते हैं, इलेक्ट्रा ओडिपस क्या होता है, फिर वो मैस वो क्या बोलते हैं, स्वामोह क्या होता है, नर्सिज्म क्या होता है, फिर ईड ईगो सुपर ईगो क्या है, फिर जो मन के स्तर है वो क्या है, बर्फ का सिद्धांत इन्होंने दिया था मन को लेकर, तो ये सारे इसमें। ये कौन है, अब्राहम मैस्लो बताते हैं मानवतावाद, 5 प्रकार की व्यक्ति क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। जैसे कि कौन कौन सी 5 मांग, शरीर, शारीरिक मांग, दूसरा होता है सुरक्षा, तीसरा होता है समाज, फिर सम्मान, और लास्ट में होता है आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति। 5, तो ये पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी केवल आपको माइंड में एक क्या होना चाहिए, मैप बनना चाहिए कि हाँ ये हमारा टॉपिक है, ये क्या है टॉपिक। सीजी टेट निकल गए हैं, सीजी वाला, और सेंटर वाला, सेंटर भी क्लियर, वेरी गुड, सेंटर क्लियर है। लेकिन देखो ये जैसे अभी कहानी बन रही है, पिछले महीने का एक था, है ना, झारखंड टेट और सी टेट, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झारखंड टेट वाला जीत गया। ये बोला गया कि जिस भी राज्य में अगर टेट ऑर्गेनाइज होता है तो उस राज्य का मान्य होगा, किसके ऊपर, सी टेट के ऊपर। तो सी टेट वहां पर क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, वहां का स्टेट टेट वो अप्लाई होगा। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे तैयारी करना है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जब आप सिलेबस मतलब जब आप टेट का एग्जाम दोगे तो एकदम सेम रहेगा, कोई कोई चेंज नहीं होगा, सेम। एक बार अच्छे से तैयारी करना है और दोनों एग्जाम एक बार में क्रैक करना है, क्योंकि देख देख रहे हो कि 2 बार आना है अभी एग्जाम आपका, मतलब अगले 3 साल में 2 बार आएगा। और अभी ये है, जब आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा तो 6 महीने का सिलेबस है मान लो आप लोग का, आज अप्रोक्स ये मान के चलो कि ये महीना खत्म हो गया है, 15 दिन आपको इसमें ढलने में लग जाएगा, ठीक है। तो 1 मार्च से अगर लेते हो, दिसंबर तक पूरा 6 महीना चलेगा, पूरा दिसंबर तक अगर देखेंगे तो कितना महीना हो जाएगा, मतलब 6-8 महीना हो जाएगा। तब तक आपका वो भी आ जाएगा, सेट का, सॉरी टेट का एग्जाम। पहले तो सीजी टेट ही होगा, फिर उसके 2 महीने बाद ही आपका शिक्षक भर्ती होगा, क्योंकि उसके रिजल्ट के बिना वो एग्जाम नहीं लेगा। तो अभी ये मान के चलिएगा, पहले तो टेट का एग्जाम होगा, सीजी टेट, और उसके बाद ही होगा। तो इतने अच्छे से परफॉर्म करना कि दोनों एक बार में क्लियर हो जाए, समझ में आया? ठीक है, पहला सेक्शन क्लियर हुआ। ये मैं बोल रहा हूँ 40% सिलेबस है आपका, आपके पूरे सिलेबस का 40%। देखिएगा, अगर मैं सहायक शिक्षक की बात करूं तो सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है वो 2.5 यूनिट कवर कर देता है। सहायक शिक्षक के सिलेबस का 2.5 यूनिट पूरा पूरा कवर कर देगा ना ये, समझ में? ठीक, नोट किए, चलो बढ़े आगे। ठीक, अगर नहीं लिख पाए तो फोटो खींच सकते हो। देखो आएगा तो इस साल नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि सारी व्यवस्था करते करते अभी सरकार को खुद क्या होगा, नए शिक्षा सत्र से वो सब समायोजन भी करेगा। पहला काम समायोजन, दूसरा काम क्या होगा उसका कि वो युक्तिकरण, ठीक है, स्कूलों का मर्जर। इसको करने के बाद अब वो देखेगा कि कितने सीट बच गए हैं और उसको 2 पार्ट में निकालेगा। लेकिन उससे पहले स्टेट एग्जाम जरूर होगा इस साल, है ना। टेट एग्जाम होगा और ये मान के चलो कि अगले साल जनवरी में पॉसिबिलिटी है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा, अगले साल के जनवरी में आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, जो मुझे लग रहा है पर्सनली, पर्सनली बात कर रहा हूँ ना। अब वो सरकार ही जाने कैसा है, लेकिन इस साल में क्या है, क्योंकि जैसे कि कैलेंडर देखें, कैलेंडर में तो कुछ बोला नहीं गया था व्यापम के कैलेंडर में, है ना। और आप खुद सोचो, अगर सरकार अभी से भी तैयारी करेगी
कितना कैलकुलेशन पूरा करेगा, क्योंकि नया शिक्षा सत्र चालू नहीं हुआ है। नए शिक्षा सत्र से पहले वो क्या करेगा, पूरा कैलकुलेशन बैठा ले कितने टीचर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी भी अगर मान लो आप अवेयर होंगे तो 56,000 अभी भी रिक्तियां दिखा रहा है ना वो। अभी भी 56,000 रिक्तियां दिखा रहा है ना। रिक्वायरमेंट है 56,000 का, लेकिन युक्तिकरण करने के बाद और कुछ पॉसिबिलिटी चेंज होने के बाद हो सकता है वो 30,000 तक आ जाए। और उसको वो एक बार में तो निकालेगा नहीं, क्योंकि सरकार चलाना है उसको। अब वो 2 बार में ही निकालेगा। ठीक है, 2 बार में निकालेगा तो एक ये मान के चलेगा आपको एक एग्जाम मिलेगा आपके 2026 के स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी वाले माह में। ये मान के चलेगा टेट का आया नोटिफिकेशन, तो ये मान के चलो 100% आपको शिक्षक भर्ती आने वाला है 4 महीने के अंदर। 4 महीने के अंदर आ जाएगा आपका शिक्षक भर्ती, क्योंकि उसको भी रिजल्ट आने में पहला 15 दिन लगेगा एक मॉडल आंसर देने में, फिर 15 से 20 दिन लगेगा उसको, है ना, रिजल्ट देने में। मतलब 1.5 महीने के आसपास का समय लेगा रिजल्ट देने में, और उसके 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लेगा। मतलब अगर टेट हुआ, टेट के 4 महीने में आपका शिक्षक भर्ती भी हो जाएगा। तो ये अगर मान लो जनवरी में लेगा, जनवरी फरवरी में, तो अगले साल तक आपको पास जॉब भी होगा, अगले साल तक। क्योंकि इसी शिक्षा सत्र मतलब आने वाले सत्र के लिए ही तो आया ना बजट में। तो बजट में क्या बोला गया है, आने वाले जो शिक्षा सत्र है उसमें शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो मतलब ये है कि 31 मार्च से पहले पहले उसको क्या करना होगा, देना होगा वैकेंसी। ठीक है, तो ये पहला शेड्यूल समझ में आया, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब यहां से सिंगल सिंगल टॉपिक चलेगा, ये सेकंड शेड्यूल होगा। सबसे पहले क्या होगा आपका बुद्धि वाला टॉपिक, इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद सेकंड चिंतन। चिंतन के बाद हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता, मतलब आपका इंटेलिजेंस। थिंकिंग, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। फिर आएगा व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, और आएगा लास्ट में व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। कौन सा टॉपिक आएगा, पर्सनालिटी। यहां तक समझ में, ये सेकंड है। अब पिछले वाले टॉपिक में क्या था, सब एक साथ जुड़ा हुआ था। एक को पढ़ेंगे तब दूसरा समझ में आएगा, दूसरे को पढ़ेंगे तब तीसरा समझ में आएगा। लेकिन ये सब क्या है, आपका इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2-2 3-3 दिन का टॉपिक रह गया है, तो ये मान के चलो ये लगभग 15 दिन में, 15 घंटे में खत्म हो जाता है। 15 घंटे में आप इसका हर एक टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ये 15 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। 15 घंटे वैसे ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड। थर्ड में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन, दूसरा देखो अभिप्रेरणा के बाद अधिगम, लर्निंग। फिर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इसी में आपको सीसीई पढ़ना है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन।
इंक्लूसिव एजुकेशन, और फिर यहाँ पर पढ़ेंगे बालक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड इन्वेस्टिगेटर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। जब व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छोटा टॉपिक भी हम लोग कवर करते हैं, बच्चों के अध्ययन के कुछ तरीके। बच्चों के अध्ययन के तरीके, तो इसी में आप लोग पढ़ते हो, 3 टॉपिक पढ़ते हैं ना, इसको नहीं लिखना, मैं बता दूंगा आगे जब पढ़ेंगे तब ध्यान रखना। तो एक आता है क्या, अवलोकन, अवलोकन ऑब्जर्वेशन। एक आएगा साक्षात्कार, अवलोकन के कई प्रकार बताए गए हैं। फिर है साक्षात्कार, इंटरव्यू, और एक है जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री। तो ये अध्ययन के कुछ तरीके हैं, जब इस टॉपिक में रहेंगे या सिलेबस में आपको दिखाऊंगा तो इसको पूरा देखेंगे। यहां तक समझ में? ये आपका सिलेबस है, ये 2 पार्ट में। फिर चौथा लिखिएगा, चौथा शेड्यूल क्या देखना है। 4 सेक्शन में बांटा है। अब देखो, एक तो है आपका कौन सा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये एक पढ़ना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, धारा पूछ देता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में आप देखोगे आरटीई के बाद एनईपी पढ़ेंगे, न्यू मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद इसी से जुड़ा हुआ 2 चीज होता है, एक होता है क्या, एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। फिर एक होता है निपुण भारत योजना, सुने होंगे नहीं है, एफएलएन निपुण भारत योजना, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ऐसा करके ये 2 टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ना है, एनईपी पे पढ़ेंगे और इसके साथ क्या पढ़ना है, एफएलएन और निपुण भारत। तो इसको तो एफएलएन को तो सीधा सीधा एनईपी के साथ मिलाकर चालू किया गया था, और इसको 5 जुलाई 2021 को चालू किया गया है। फिर अगला टॉपिक जो होगा वो देखते हैं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो इसमें कौन सा पढ़ना है, 2005 वाला तो पुराना हो गया, तो 2005 में क्या दिया गया था वो पढ़ेंगे। इसके बाद 2022 और 23 में क्या आया है, क्योंकि जब जब हमारा एनईपी बदलेगा तब तक क्या होगा, एनसीएफ भी बदलेगा। जब जब एनईपी में बदलाव होगा तब तक क्या होगा, एनसीएफ में भी बदलाव होगा। क्योंकि ये क्या करता है, ये नीति है कि हमारी शिक्षा नीति कैसे होगी, और ये क्या है, उसका क्रियान्वयन है। मतलब ये बोला गया है खेल आधारित पढ़ाएंगे, तो ये बताएगा कौन कौन सा खेल कराएंगे। यहाँ पर बोला जाता है, जैसे ये इसमें क्या बोला गया है, 5+3+3+4, ये बना है ना। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे मार्कशीट में क्या लिखा है, 10+2 लिखा रहता है। 10वीं तक साथ में पढ़ेंगे, फिर 2 साल अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले 5 साल अलग टाइप का रहेगा, दूसरे 3 साल में अलग टाइप का रहेगा, तीसरे 3 साल में क्या रहेगा, 6वीं 7वीं 8वीं अलग होगा, और फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अलग होगा। ठीक है, 9वीं से हम लोग सब्जेक्ट का चयन करेंगे, तो ये पूरा बताएगा। तो ये बोल दिया कि सब्जेक्ट का चयन होगा, विदेशी भाषा सीखेंगे, 8 प्रकार के विदेशी भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा बच्चों को। तो ये सब इसमें बोला गया, कहा नीति में, लेकिन उसका क्रियान्वयन कहाँ होगा, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाता है, एनसीएफ में। तो किस प्रकार के सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या उसमें अध्याय शामिल किए जाएंगे, वो सब कौन निर्धारित करता है, फिर एनसीएफ निर्धारित करता है। तो हमें 2005 का भी पढ़ना है, और 2022 का भी, और 23 का भी। तो 2022 में आया था वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए था। तो ये जो है
आपका ये पहला जो चरण कहलाता है बुनियादी स्तर, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फाउंडेशनल स्टेज। तो ये जो 22 में आया था वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया था। और बाकी और कॉलेज के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ में 2024-25 से शिक्षा सत्र में क्या लागू हुआ है, आपका नया एजुकेशन पॉलिसी, है ना। कब लागू हुआ है आपका एनईपी, कब लागू हुआ छत्तीसगढ़ में, पिछले साल ही तो लागू हुआ है ना, ध्यान नहीं है, कोई है कॉलेज में अभी, कोई है पढ़ाई कर रहे हैं अभी, पास आउट हो चुके हैं, आपके घर में कोई होंगे तो उनको देख, उनका उनका पूछना, है ना, वो क्या कर रहे होंगे कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम शुरू हो गया। ये तो सुने है ना, सेमेस्टर पहले था क्या सेमेस्टर वाइज, नहीं था, ये एनईपी में बोला गया कि सेमेस्टर वाइज रखेंगे करके। इससे क्या होगा, जो पढ़ाई का बर्डन होगा वो कम हो जाएगा। जिस सिलेबस का पेपर एक बार हो जाएगा 6 महीने में, वो अगली बार रिपीट नहीं होगा। भाई 10 अध्याय होते हैं, उसमें से 5 अध्याय में एक बार पेपर हो जाएगा, फिर अगले 5 अध्याय में होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा 10 अध्याय का एक साथ लेना पड़ेगा, समझ में। तो ये सेमेस्टर वाइज हो गया। 10वीं और 12वीं भी क्या होगा आपका, सेमेस्टर वाइज होगा आगे चलकर, अभी इसमें इम्प्लीमेंट होगा धीरे धीरे करके। फिर इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, समायोजन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, समायोजन। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं लिखा है समायोजन, लेकिन जब पिछले बार क्वेश्चन देखा था 2023 में तो वहां पर था। एक और टॉपिक है इसी के साथ पढ़ा दूंगा, ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम टेक्सोनॉमी थ्योरी, उनकी बुक थी टेक्सोनॉमी थ्योरी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स करके। तो ये ब्लूम का वर्गीकरण ये भी पढ़ते हो आप, ठीक है, पढ़ा होगा लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। अब लास्ट वाला जो पॉइंट पढ़ना है वो है शिक्षा क्रम, शिक्षा क्रम। तो शिक्षा क्रम मतलब इसको बोल सकते हैं आप करिकुलम ही है, करिकुलम। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देखो, ये है जो हम शिक्षण सूत्र पढ़ते हैं, टीचिंग फॉर्मूला है कई सारा, टीचिंग फॉर्मूला, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, ये पूरा जो बोलते हैं वो इसमें है। फिर शिक्षण विधियां, आगमन निगमन, खेल विधि, फिर खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, संवाद विधि, है ना, समस्या समाधान विधि। तो ये सारा विधि को पढ़ना है हम लोग को। फिर इसके बाद देखते हैं क्या, ये हो गया। फिर आएगा पाठ योजना और इकाई योजना। इकाई योजना लेकर आते हैं मॉरिसन, और वो लेके आते हैं पार्ट हर्बर्ट मॉरिसन। इकाई योजना है, मॉरिसन लिख दे रहा हूं, इकाई योजना। फिर व्यू, व्यू रचना, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब क्या है कि इस पार्ट को पढ़ाने के लिए आप कौन सी गतिविधियों का सहारा लोगे। कोई कहानी बता सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ाने से पहले टीचर की जो तैयारी होती है, किसे इसको प्रेजेंट करना है, वो क्या कहलाता है आपका, व्यू रचना कहलाता है। तो व्यू रचना क्या होता है वो देखेंगे। पाठ्यचर्या क्या होता है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या है, दोनों में हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। ये आपका करिकुलम है, ये क्या है आपका करिकुलम, मतलब स्कूल के अंदर सारा का सारा जो एक्टिविटी होता है वो क्या कहलाता है आपका करिकुलम कहलाता है। और केवल जो है सिलेबस, पढ़ने लिखने वाला जो चीज है वो क्या कहलाता है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस कहलाता है। तो ये देखेंगे। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, और उसके बाद देखेंगे शिक्षक की भूमिका के बाद बाल अधिकार। भूमिका और दायित्व, दायित्व है ना, बाल अधिकार। तो यहाँ पर आपका चौथा जो सेक्शन हुआ वो कंप्लीट हुआ। 4 सेक्शन में इस पूरे टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, 4 भाग में बांट के।
तो आपके यहाँ पर सिलेबस जो होगा 100% कवर हो जाएगा। देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको सिलेबस बताया वैसे ही देखिएगा, आपके जो मुख्य सिलेबस है उसमें भी लिखा होगा। देखो, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि शिक्षक भर्ती आने में थोड़ा समय तो है, 100% नहीं बोल सकते कब तक आ रहा है। ये मान के चलो कि 6 महीने तक तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा शिक्षक भर्ती को लेकर। हो सकता है टेट हो जाए, अगले 6 महीने में टेट हो जाए, अगस्त नवंबर के आसपास तक आपको सूचना मिलेगी टेट के बारे में, अभी नहीं। तो उससे पहले देखो, टेट भी अगर पढ़ोगे तो यही तो सिलेबस रहने वाला है, और बीच में बहुत सारे एग्जाम भी है। जैसे अपने आपको चेक करना है तो आबकारी आरक्षक, भाई व्यापम में सारे तो फ्री है, फ्री होते हैं तो लोग जाते भी नहीं देने के लिए, लेकिन अपने आप को चेक भी तो करना है। देखो क्या होता है कि अगर ये सोच के पढ़ाई करना कि मैं तो डायरेक्ट शिक्षक भर्ती का ही एग्जाम दूंगी और सेलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो उसमें क्या होता है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो, मैं भी बोल रहा हूँ 100% तैयार हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे? 100%, 200% तैयार हो जाओगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, आपको सब पता होने के बाद भी आप 2 क्वेश्चन में हो सकता है गलती कर दें। कैसे गलती कर दें? कई बार होता है क्या, ए मारना था बी मार देते हैं, होता है ना, ए का बी हो गया। और हो सकता है क्या कि कई बार इतना किस्मत खराब रहता है कि हमने एक क्वेश्चन पेपर में क्या किया, पहला क्वेश्चन हमसे नहीं बना तो हमने छोड़ दिया है, और नीचे के लगातार 10 बन चुके हैं एकदम सही, और जब हम मार्किंग करने गए हैं तो हमने 1 नंबर से ही डालना शुरू कर दिया है, लेकिन हमको पता है कि 1 नंबर तो छूटा हुआ है, पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन गलत। समझ में आया? ये भी होता है। तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम प्रेशर सहना पड़ेगा। और एग्जाम प्रेशर कैसे सहोगे, जब आप पेपर देने जाओगे तो आप ये मत सोचो कि शिक्षक भर्ती जाके देना है, आपको सारे एग्जाम देने बीच में आने वाला है। पैसे तो लगने नहीं है, बस जाना आना है। तो बस ये मानना कि एग्जाम त्योहार देने जा रहे हो, समझ में? एग्जाम को जो त्योहार है वो देने जा रहे हो, मनाने जा रहे हो। तो आप देखो, ये कोई भी व्यापक का एग्जाम दोगे, ये रहेगा, ये रहेगा, ये है, ये तो है। पर्यावरण भी आता है, पर्यावरण 1-2 नंबर का आता है, लेकिन ये सहायक शिक्षक के सिलेबस में क्या है, 20 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप अगर आप देखोगे पूरा सिलेबस को उठा के व्यापम का, तो ये दो चीजें कॉमन है, छत्तीसगढ़ भी इसमें है, आप छत्तीसगढ़ भी पढ़ोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। बल्कि आप जो है व्यापम के एग्जाम से ज्यादा पढ़ते हो, कौन सा वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन ज्यादा पढ़ते हैं, कि जो भी आपका सिलेबस है पूरा व्यापम का है, हर एग्जाम आप दे सकते हो। मैथ्स भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, फिर आपका सामान्य, और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सब आता है। इससे पीछे मत भागना सामान्य ज्ञान से कि ये 2 नंबर का है, 1 नंबर है, सिलेक्शन आपको ये दिलाएगा, क्योंकि पढ़ के तो सब यही जाएंगे, जो जो ज्यादा नंबर का है, ये ज्यादा नंबर का ये पढ़ के जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे। ठीक है, ये नंबर के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग इसको तो पढ़ोगे लेकिन इसमें भी फोकस करना, क्योंकि आपको एग्जाम निकलना है तो इसी में से ही निकलना है, कंप्यूटर और इससे सामान्य अध्ययन से। ठीक है, देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको सिलेबस बताया है वैसे आपका सिलेबस दिया है कि नहीं वो देखते हैं। तो ये मैंने बताया, ये पहला यूनिट है आपका मनोविज्ञान, इतिहास पढ़ेंगे, संप्रदाय के नाम, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, तो विकास और वृद्धि में अंतर, विकास के सिद्धांत, अवस्थाएं, ये पूरी अवस्था, आयाम, ईपीएससी प्लस एमएल, प्रभावित करने वाले कारक, वातावरण और वंशानुक्रम। सहायक शिक्षक में इसकी जगह क्या लिखा होगा, इसकी जगह लिखा होगा प्रकृति, और इसकी जगह लिखा होगा पोषण। तो बस वही ध्यान रखना है, बाकी ये पूरा मैंने डिटेल किया था। अब देखो आपका सिलेबस क्या बोल रहा है। विकास की अवधारणा क्या है, विकास की अवस्था क्या है, तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, समझ में? तो पूरा अवस्था को बताया है। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो यही तो है ईपीएससी। ठीक है, फिर देखो विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख बातें, तो ये मैंने बताया था, प्रकृति, ये क्या है आपका वंशानुक्रम है, और ये क्या है आपका वातावरण है, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव पढ़ेंगे, ये सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जब सामाजिक विकास पढ़ेंगे, समाजीकरण वहां पर बताऊंगा। फिर बच्चों के अध्ययन के कुछ तरीके, तो मैंने बताया इसको, जब हम व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर इस टॉपिक को डील करते हैं, बताया था व्यक्तित्व वाले टॉपिक में।
यहाँ पर ये बच्चों के अध्ययन के तरीके, अवलोकन, साक्षात्कार और जीवन गाथा यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखो आपका अभी तक ये पहला यूनिट कवर हुआ। दूसरा यूनिट देखो, दूसरा यूनिट में क्या है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण और समन्वय, संवेगात्मक और नैतिक विकास। तो यहाँ से क्या आ गया है आपका, मोरल डेवलपमेंट आ गया है। और यहाँ पर तो संवेगात्मक विकास आप पहले भी पढ़ चुके हो। फिर देखो, शरीर के अंगों में अनुपात में बदलाव, ऊंचाई वजन में वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण व विकास, तो स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म गति कौशल, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय और घर का वातावरण, मित्र और साथी के और वयस्कों के साथ संबंध, तो ये समाजीकरण में आप पढ़ोगे। फिर बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो आपने क्या देखा, पहले वाले यूनिट में भी लाइन लिखा हुआ है और दूसरे यूनिट में भी लिखा हुआ है, व्यक्तित्व का विकास और समाजीकरण। तो यहाँ पर देखो ये जो भी लिखा है, बदलाव, ऊंचाई, वजन, नियंत्रण, तो इसको कहाँ पर पढ़ना है हम लोग को, यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक दिख रहा है कहाँ गया, मापन वाला, यहाँ पर पढ़ना है। हाइट कब बढ़ रहा है, वजन कितना हो रहा है, ये इसी में रहेगा। फिर देखो यहाँ तक क्या लिखा है, सीखना क्या है, तो सीखना क्या है याद रखिएगा, ये किसको बता रहा है, अधिगम को बता रहा है। तो अधिगम का टॉपिक है। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, व्यवहारवादी क्या आपने पढ़ा है, पहले वाले ही चैप्टर में लिखा है, व्यवहारवादी, संरचनावाद, व्यवहारवादी, संरचनावादी, तो ये कहाँ पर लिखा है, ये देखो, संरचनावाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। तो सिलेबस में बहुत आगे पीछे दिया हुआ है, उसको हम लोग अरेंज करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान का निर्माण के तरीके, तो स्कीम क्या है, स्कीमा क्या है, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन और क्या है, संतुलनीकरण, ये पूरा डिटेल में देखेंगे। फिर किशोरों के सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की सोच विकास, उसकी कड़ी, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये सारी अवस्थाओं को देखेंगे। फिर ले वैगोत्स्की क्या बोलते हैं, रचनावादी क्या है, निकट विकास का क्षेत्र जिसको ZPD पढ़ते हो आप, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर क्या है, स्केप होल्डिंग, क्या पढ़ते हैं, स्केप होल्डिंग पढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका और दायित्व, तो शिक्षक की भूमिका और दायित्व आगे भी आएगा, जिसको मैंने सबसे लास्ट में बताया आपको। फिर क्या है, एक बच्चा समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अनुसंधान करता कैसे बनेगा, अवधारणाओं की समझ, सीखने की प्रक्रिया, तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका किसके अंतर्गत आएगा, अधिगम के अंतर्गत आएगा। और यहीं पर क्या लिखा हुआ है आपका, अभिप्रेरणा। तो ये कितना टॉपिक हुआ आपका, 3। तो अगर आप यहां तक देखेंगे तो जो हमने पहला सेक्शन बनाया था वहां तक का चीजों को कवर करे, तो 2.5 मिनट ये कवर कर रहा है पहला चैप्टर आपका जो हम बना के रखे हैं। और लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा को 4 हिस्से में बांट के पढ़ते हैं ना, कि समावेशी शिक्षा क्या है, RPDW एक्ट क्या है, यहाँ बता रहा हूँ। ये जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो इसमें 4 चीजें देखते हैं। एक देखते हैं क्या कि एक्चुअल में समावेशी जो शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो क्या है। दूसरा क्या देखते हैं, RPWD एक्ट देखते हैं, है ना, 2016। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, RPDW एक्ट के बाद कि विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, जिसको चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के नाम से भी पूछता है। फिर चौथा सेक्शन जो आएगा वो आएगा आपका कि क्षति क्या होता है, क्षति क्या है, अपंगता क्या है, क्षति क्या है, अक्षमता क्या है और अपंगता क्या है, अपंगता क्या है। तो ये पूरा टॉपिक रहेगा उसमें, किसके अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये पूरे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्या क्या बोला मैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, पहले उसको डील करेंगे। RPW एक्ट क्या है, फिर विशेष मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। फिर क्षति, अपंगता, अक्षमता क्या है, उसको देखते हैं। तो ये जो इसका चौथा यूनिट है वहां देखिएगा, चौथा यूनिट में इसी को बताया गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो वो भी कवर हो जाएगा। फिर क्षति, अपंगता, अक्षमता क्या होता है,
फिर क्या लिखा हुआ है आपका, विभिन्नताओं में समानता। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ किस प्रकार का कार्य, तो टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिर ये क्या है आपका, शिक्षा क्रम। तो ये पूरा चीज यहाँ पर पढ़ेंगे। लास्ट में देखो फिर से लिखा है, शिक्षकों की भूमिका, उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे। क्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो एक भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है, पूरा का पूरा पढ़े हो। वही अब सहायक शिक्षक के बाद शिक्षक का सिलेबस देखते हैं, तो आपको क्या बदलाव बस दिख रहा है, ये बस बदलाव दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या था उस समय, पहले पर्यावरण था, अब क्या है, केवल सामाजिक ज्ञान। और सामाजिक ज्ञान अब देखो, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो बोल रहा था, अब वो 30 नंबर का पूछेगा कहाँ, शिक्षक में, शिक्षक के सिलेबस में। बाकी तो पूरा सेम है, बाकी पूरा सेम है। आप याद रखना, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आता है और हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है। 12-12 क्वेश्चन दे देता है यहाँ से। तो जो 30 में से 12 क्वेश्चन तो हिस्ट्री से है, ठीक है। 9-10 क्वेश्चन जो होता है पॉलिटी से आ जाता है। तो ये, अब इसका सिलेबस देखो क्या लिखा है। पहला पार्ट, तीन तीन है ना इसमें सिलेबस, इसमें 3 यूनिट है, उस वाले में 4 यूनिट था। तो देखो, विकास की अवधारणा वहां भी था, यहाँ भी है। फिर सीखने के संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता, जातिगत, लिंगगत, समुदायगत और धर्म इत्यादि के आधार पर भिन्नता देखता है। सीखने हेतु मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन। तो ये सीखने हेतु के मतलब क्या होता है आपका, रचनात्मक, सीखने के लिए मूल्यांकन, और सीखने का मूल्यांकन तो ये योगात्मक। फिर क्या है, उसमें अंतर पढ़ना है। और फिर क्या पढ़ना है आपको, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको हम बोलते हैं सीसीई। सेकेंड चैप्टर क्या दिया हुआ है आपका, समावेशी शिक्षा, पूरा वही पढ़ना है जो मैंने 4 भाग में बांट के बताया आपको। तो दोनों में क्या है आपका, समावेशी शिक्षा दिया हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो दोनों सिलेबस का कवर हो जाएगा। और लास्ट देखिएगा, लास्ट क्या लिखा है, सीखने और सिखाने के आधारभूत तरीके, मतलब आपको अधिगम पढ़ना है, व्यूहरचना जो बताया था एक जगह, व्यूहरचना देखना है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करता, तो आपने वहां भी पढ़ा है, बालक समस्या समाधान करता। फिर क्या है, संज्ञान क्या है, संवेग का है, अभिप्रेरणा क्या है, सीखना क्या है, सीखने में सहयोगी कारक, तो व्यक्तिक और पर्यावरणीय कौन कौन सी चीजें हैं जो सीखने में हमको मदद करती हैं। तो ये पूरा सिलेबस है आपका। तो जो मैंने 4 हिस्से में बांटकर पढ़ा है, लिखा है, तो याद रखना हर हिस्से में हम लोग को क्या करना है, मतलब जो भी पॉइंट हम पढ़ेंगे उसका एक क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, जो रिसेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन क्या हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हर टॉपिक में। और हर टॉपिक के हर सेक्शन के बाद, जैसे ये आपका सेक्शन है, ये आपका पहला पार्ट है, मान लो ये आपका पहला पार्ट है, तो इसमें 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा 2 घंटे का, ठीक है। पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेगा, और वो नहीं होगा ना जो हम क्लास में सॉल्व किए रहेंगे, अलग होगा वो। वैसे ही क्या होगा, 100 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पे होगा पूरा, 100 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पे होगा। जैसे टॉपिक आपका खत्म होगा पूरा सेक्शन, उसके बाद टेस्ट लेंगे, एक एक मतलब 4-5 दिन का समय देके, और वैसे ही क्या होगा, इस वाले टॉपिक पे टेस्ट होगा, ठीक है। तो 400 टेस्ट, मतलब 400 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और सबको मिलाकर एक 5वां टेस्ट होगा, पूरे सिलेबस को मिलाकर। तो 500 क्वेश्चन का टेस्ट तो ये हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, हर टॉपिक में इंडिविजुअल, जैसे ये वाला टॉपिक पढ़े तो इस पे, ये वाला टॉपिक पढ़े तो इस पे, ये वाला टॉपिक तो इस पे, हर एक सिंगल टॉपिक पे हमारा क्या होता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है। जो पढ़े हैं वो समझ में आया है तभी तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो, तो मैं आज सिलेबस बताया हूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। कल जो हमारा पहला टॉपिक है, कौन सा, बाल मनोविज्ञान, मतलब मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान से स्टार्ट करेंगे।